हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो यहाँ पर। जो पिछले दिनों हम लोगों ने, पिछले दिन का मतलब कल ही जो हम लोगों ने इस पर क्लास वर्क किया था, कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स, कि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्रक हमारे होते हैं उसमें किस प्रकार के तुलनात्मक चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर प्रेजेंट करने की बात यहाँ पर की गई है। तो तुम देखोगे कि इसमें ऑलरेडी तुम्हारे बुक से ही हम लोग इसको कंसल्ट करते हैं। इसे डिटेल्स में तो बहुत सारा है, लेकिन कम से कम बेसिकली इतना देखा जाए और इसी को एनालाइज करके इस पर जो एडिशनल चीज़ें ऐड करने लायक होगा मैं इसको तुमको बता रहा हूँ कि वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and also the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and service. The next step therefore it is to see how much goods and services are produced, or how many people work in each sector, and in an economy there could be one or more sectors which are dominant in items of the total productions and the employment, while other sectors are relatively small in size. ये दे रहा है कि तुम्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के जो विभिन्न उत्पादन कार्यों में जो अधिक मात्रा में ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हमारा करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक संभावना दिखाई देती है, और साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वस्तु के उत्पादन में लगे भी रहते हैं, कार्य भी करते रहते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना होता है कि कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन सा सेक्टर करता है और कितने सारे लोगों को नियोजित करता है। मतलब ये आर्थिक क्रियाकलापों में ओवरऑल हम देखेंगे कि प्रोडक्शंस का क्या रेट है, एम्प्लॉयमेंट और प्लानिंग, जिससे कि तुम्हारा रोज़गार और नियोजन की स्थिति कैसी है इसमें, और ये अर्थव्यवस्था में किस प्रकार कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये कोई भी देश का जो जीडीपी हमारा होता है उस देश की आर्थिक विकास की कहानियों को वो कहीं न कहीं प्रेजेंट करता है ना। तो ऐसी बातें इसमें तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इसमें दे भी रहा है कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। ये कह रहा है कि कैसे हम प्रत्येक क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में गणना कर सकते हैं। तो उसमें ऑलरेडी दे रहा है कि हज़ारों की संख्या में ऐसी उत्पादित वस्तुएं होती है, सेवाओं की गणना करना काफ़ी असंभव सा कार्य है, और यह न केवल बड़ा काम है बल्कि ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी है कि कैसे हम कार के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, कील के बारे में, फर्नीचर्स वगैरह के बारे में इसका जोगफल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा बेढंगा टाइप के लग भी रहा है ना, बेतुकी टाइप की बात लग रही है। तो ये दे रहा है कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका कैसे हम एनालिसिस करें, तो देखो कहीं ना कहीं तुम्हें पता होना चाहिए कि देश की आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिकल प्लानिंग के लिए देश की आर्थिक नियोजन के लिए ये आज तो आधुनिक दौर चल रहा है। तो मेडाइवल इरा में भी देखो कि शेरशाह सूरी को भी ना एक युग प्रशासक कहा जाता था, या इवन अकबर के समय में भी तुम्हारा जो रेवेन्यू का सोर्स था और जो आर्थिक क्रियाकलापों को प्रमोट करने की जो बात हमारी थी, वहाँ भी बहुत बड़े स्तर पर इसमें रिफॉर्म्स हमारे हुए थे। और ये लगातार कम्प्लीटली यूरोपियन कंट्री वगैरह में भी तुम देख सकते हो कि वस्तुओं और सेवाओं की जो स्थितियों के बारे में आकलन किया गया था। और कहीं न कहीं यूरोपियन कंट्री जो है ना, भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ऐसे नो डाउट भारत के अर्थशास्त्रियों का भी विजन, बड़े जितने नाम तुमको दिखाई दे रहे हैं सब फॉरेन में ही पढ़ा रहे हैं, चाहे वो रघुराम जी राजन हो, पनगड़िया हो, इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी संबंध तुम्हारा यूरोपियन स्टेट के तरफ में था, वहाँ पर अमेरिका वगैरह की तरफ में जाकर के भी लेक्चरशिप का काम किए हैं, वहाँ पर पढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए, जो आज हमारा जीएसटी है, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर है, तो ये
जैसे इसमें तमाम छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना, उसकी एनालिसिस करना, उसका रिपोर्ट तैयार करना, ये थोड़ा है ही अजूबा चीज़। तो इसके एग्जांपल्स के तौर पर दे रहा है कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स को अलग काउंट करें, सेकेंडरी सेक्टर्स को अगर हम अलग काउंट करें और टर्शियरी सेक्टर्स का अगर हम अलग काउंट करेंगे, तो ये थोड़ा सा ना श्रम और समय और प्रति मेधा मतलब इंटेलेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ये तीनों का कहीं ना कहीं बर्बादी है। यानी कि हम ना ही हम समय की बचत कर सकते हैं, ना ही हमारा श्रम जो होगा नियोजित तरीके से यूज हो पाएगा, और ना ही हम प्रतिभा का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ पर हमें पहले चीज़ों को ना प्री प्लान करना होता है, यानी कि पूर्व में एक नियोजन की स्थिति तैयार करनी होती है, फिर इसके बाद में उसको वेल प्लान्ड वे में ना इम्प्लीमेंट किया जाता है सुनियोजित तरीके से, ताकि ये रिजल्ट दे। और इसी को हम लोग स्किल और प्रोफिशिएंसी कहते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारी देश की जो पॉपुलेशन का संदर्भ, जैसे कि कितनी एजुकेटेड है, कितनी हेल्दी है, कितनी इंटेलेक्चुअल है, और उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है ना। यानी कि उनको प्रशिक्षण की जो कार्यकलाप हमारे होते हैं, या उनके जो कुशलता का हुनर को निखारने का जो कार्य हमारा होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और आज देखो कि 1998 का 1998 से ये चला तुम्हारा वस्तु एवं सेवा कर देश के अंदर में, इतनी खींचतान, इतना ज़्यादा उस पर विवाद, डिबेट, डिस्कशन, लास्ट में ये मोदी को ना फोर्सली देश में लागू करना पड़ा। जैसे इसका संदर्भ तुम ऐसे समझो कि आज वर्तमान संदर्भ में जो कृषि बिल जो है हमारा देश के जो कानून व्यवस्था में जो तुम्हारा किसानों के लिए जो बिल लाया गया था, ये बिहार में 2008 में ही लागू हो चुका है। अब सोचो कि बिहार जैसे राज्य में अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार, अगर इनको लगा कि नहीं किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमें एक नया कृषि बिल लाना चाहिए, तो ये राज्य सरकार अपने स्तर से कानून 2008 में ही बना चुकी है, और सेम कॉपी इसमें कहीं कुछ ज़्यादा ये एडवांसमेंट भी देखने को इसमें मिली है। थोड़ा सा इसको बढ़ा करके प्रेजेंट करने का प्रयास हमारा कृषि बिल में किया गया है, जो केंद्र की सरकार ने लागू किया है। तो तुम सोचो कि देश में अगर आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए, वहाँ के किसान श्रमिक मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए अगर फ्रांस में, रसिया में, यूरोप में, अमेरिका में अगर जो कानून आज के 100 साल पहले रन कर रहा है ना, वो कानून हमारे यहाँ घिसी पिटी स्थिति में बहुत ज़्यादा विवाद और डिस्कशन डिबेट्स के बाद में तुमको 21वीं सदी में ये लागू करना पड़ रहा है। क्योंकि दो बिल तुमको तुम्हारे सामने दिया, एक्ट, बिल नहीं कहो एक्ट कहो, अब तो एक्ट में परिवर्तित हो चुका है। एक तुम्हारा किसान कृषि बिल वाला जो मैटर था, और दूसरा तुम्हारा जीएसटी 2017-18 में। यानी कि 20-20 साल, 15-15 साल विवादों में घिरने के बाद में, और आज अंततः देखो कि जिस जीएसटी का विरोध देश के लोगों ने किया था, इवन बहुत सारे लोगों ने, अपोजिशंस के लोगों ने इसको गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया था। तो आज सोचो कि देश की समृद्धि और विकास में जीएसटी कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। शुरू में थोड़ी महंगाई की स्थिति बदली है, सुधरी है। अब जीएसटी से जैसे ही हम लोग के यहाँ रिजल्ट आना प्रारंभ हुआ था, उसी समय देखा जाए तो 1-1.5 सालों के अंदर में तुम्हारा ये लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई, कोरोना के हालात पैदा हो गए। तो आज जीडीपी की स्थिति जरूर अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जीएसटी के कारण तुम्हारा जीडीपी डाउन हुआ है। जीएसटी भविष्य के लिहाज से देखा जाए, आज के 50 साल, 55 साल, 70 सालों के बाद में देश की आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा हमारा रिफॉर्म साबित होगा। और आज के संदर्भ में तुम देखो कि चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, छोटे मोटे कामगार हों, या नौकरी पेशा करने वाले लोग हों, ये सभी लोग ना एक बेहतर जीवन जीने की कल्पना रखते हैं और चाहते हैं कि उनका जो आय है ना वो सुधरे। व्यय की स्थिति को भी संभालने का बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है। तो आज हमें मजबूरन ही सही हम वस्तु एवं सेवाओं की बात करने लगे, और वस्तु एवं सेवाओं की बात करते करते हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा सही है कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्टर्स को और टर्शियरी सेक्टर्स का अलग अलग एनालिसिस करके उसके एवरेज जो जीडीपी और एवरेज इनकम की एनालिसिस करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है हमारा ना कि हम
रॉ मटेरियल्स को ना प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर उसका एक संदर्भ मान लिया जाए, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है ना, फाइनल प्रोडक्ट जिस दिन बना उसी दिन उस पर टैक्स का जो एक फिक्सेशन कर दिया जाए, है ना। जब वस्तु निर्माण हुआ और उसकी लागत के संदर्भ के बाद में वो क्या मार्केट प्राइस हमारी हो सकती है, और उसकी सेवा देने में भी क्या स्थिति बनती है। यानी कि आप जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, वस्तु जब अंतिम उत्पाद बन के तैयार हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें तुम्हारा दिए हुए भी है, इसको तुम देख लो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। गेहूं का और नारियल का बता रहा है, और एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है कि इसमें कि यदि 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर किसान जो है मार्केट में अगर गेहूं को बेचता है, तो 2 रुपये अगर पर केजी के हिसाब से उसको आटे को मतलब उसको गेहूं को आटे में कन्वर्ट करने में जो मतलब कॉस्ट बैठता है, तो ये बिस्कुट की जो कंपनी हमारी होती है, अंतिम उत्पाद जो पैदा करने वाली कंपनी होती है हमारी, ये उसको 10 रुपये के हिसाब से मिलता है। फिर इसके बाद में वो उसमें कुछ मीठा चीनी वगैरह या तुम्हारा कुछ ऐसे रिफाइनरी वगैरह का रिफाइंड तेल वगैरह का यूज़ करके अगर वो बिस्किट बनाता है, तो उसमें तुम्हें तेल और क्या कहते हैं तुम्हारा चीनी का भी रेट जोड़ना पड़ेगा। तो अगर कहो कि प्राइमरी संदर्भ से देखा जाए तो यहाँ अगर बिस्किट बनाने में चार में जैसे तुम्हारा गेहूं का अलग, आटा का अलग, अगर चीनी में जाओगे तो फिर तुम्हारा वहाँ गन्ना गुड़ का निकलना पड़ेगा, है ना, या कंपनी जो बैठी हुई है, या तेल में भी वही स्थिति होगा। तो ये अलग अलग उत्पादों का, या मान के चलो, या उसमें जो लेबर कॉस्ट बैठता है, ये कुल मिला जुला करके, तो अगर 5 बार जोड़ करके एवरेज करके जो उस पर हम अगर टैक्स का फिक्सेशन करते हैं, तो ये थोड़ा सा समझ से परे है ना। ये समय और श्रम दोनों की बर्बादी जैसा लगता है। अब यहाँ दूसरा सुझाव दे रहा है कि यदि मान लो कि ये 10 रुपये आटा के हिसाब से अगर उसको मिला, और उसको अंतिम उत्पाद के तौर पर यदि 4 पैकेट में अगर 1 केजी का संदर्भ जो भी रहा होगा टोटल कॉस्ट बैठने के बाद में, अगर 15 रुपये प्रति पैकेट के लिहाज से वो कंपनी बेचती है, तो उसको 60 रुपीज़ में बेचती है। तो यहाँ देखो कि जब अंतिम उत्पाद बन के तैयार हो गया, बिस्किट बन के तैयार होगा, और एक पैकेट जो है हमारा, एक पैकेट जो निकल करके सामने आया, तो जैसे वस्तु उत्पादित हमारी हुई, है ना, तो उसके अंतिम उत्पादों पर उसका तो एक एवरेज हो ही गया। मान लो कि चावल तुम ये उसके लिए रॉ मटेरियल्स मिनिमम जो आटा की रिक्वायरमेंट है, आटा का रेट जोड़ दो, चीनी का रेट जोड़ दो, तेल का रेट जोड़ दो, उसमें श्रम भी जोड़ दो। श्रम को जोड़ने के बाद में तुम्हें एनालिसिस करोगे कि हमारी एक पैकेट जो अंतिम उत्पाद हमारा होता है उस पर लागत कॉस्ट हमारी क्या बैठती है। अब जैसे मान लो कि 15 रुपया इसमें फिक्स कर रहा, तो 15 रुपये फिक्स कर रहा है, या टोटल कॉस्ट में जो 60 रुपये का अंतर आ रहा है, तो औसतन मान के चलो कि अगर 4 पैकेट बनाने में अगर उसको 30 रुपीज़ का कॉस्ट बैठा होगा, मशीन में बनाया, मशीनरी का यूज़ किया होगा, उसके पास यहाँ लेबर का ज़रूरत पड़ा होगा, इस लिहाज से उसने जो जोड़ा होगा, तो अंतिम उसका लागत खर्च अगर मान लो कि 40 रुपये तक भी बैठता है, तो मार्केट में वो मुनाफा कमाने और जो टैक्स पे करने की स्थिति में, मतलब जो एक तो तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका एक वैल्यू हुआ कि अंतिम उत्पाद के तौर पर हमारे पास में क्या उपलब्ध है, और दूसरा उस पर टैक्स का फिक्सेशन यानी कि जो जीएसटी जिसको हम लोग वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं वो लगा। तो उसके बीच में तुम्हारा मतलब देश की अर्थव्यवस्था का ट्रेजरी के संदर्भ से भी देखा जाए तो बेहतर है, और उस व्यापारी और बिजनेसमैन के जो सर्विस प्रोवाइड करने में जो तमाम जो रोज़गार में भी लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं ना कि कंपनी का जो निर्माता होगा, मैन्युफैक्चरर जो होगा हमारा, वो गली गली सेल भी करते चलेगा। छोटे स्तर पर तो सेल कर भी सकता है, लेकिन बड़े कंपनी की होगी तो उसको तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको पैकेटिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी, उसको गलियों में सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो सब जगह तुम्हारा संसाधन की ज़रूरत है, मानव संसाधन की ज़रूरत है। तो एक व्यवस्था जो है कैसे रोजगार सृजन करती है, कैसे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट, या वर्तमान में तुम देखो ना कि जितनी भी सारी जो ऑनलाइन कंपनी है या ऑनलाइन शॉपिंग की जो व्यवस्था हमारी चल रही है, उत्पाद कहीं बनते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कहीं और से की जाती है, उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इवन गली में जो तुम्हारा डिलीवर करने के लिए जो बच्चा आता है, वो भी हमारा उसमें सर्विस में प्रोवाइड हमारा सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो दे रहा है इसमें कि केवल अंतिम वस्तुओं को, सेवाओं को ही गणना की जाती है, और इसके उदाहरण के लिए गेहूं और आटा जैसी बीच की वस्तुओं को अवॉइड कर दिया जाता है, और जो मिडिल में जो वस्तुएं हमारी होती है अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण के इस्तेमाल के लिए की जाती है। अतः
अंतिम वस्तुओं के मूल्य को मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य की अपेक्षा ना पहले से ही शामिल होता है। जैसे उसमें एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा 60 रुपये का जो दे रहा है, उसमें गेहूं का, चीनी का, तेल का जो भी उसमें रेट है हमारा ऑलरेडी इसमें शामिल है। तो एक कह रहा है कि अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करना उचित हमारा नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ, ये यहाँ पर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ particular year provides the total production of the sector for the year, and the sum of productions in the three sectors gives what is called gross domestic product of a country, and it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year GDP, so how big the economy is, है ना। इसमें दे रहा है कि किसी विशेष वर्ष में हर एक क्षेत्रों के जो अंतिम उत्पाद जो हमारे तैयार होते हैं और जो सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में जो मूल्य संवर्धन होता है, जिसको हम लोग वैल्यूज एनालिसिस कहते हैं, उस वर्ष के क्षेत्रों के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। और तीनों क्षेत्रों के जो उत्पादनों के जो योग हमारा होता है ना, ये उत्पाद के तौर पर यानी वस्तु और सेवा के संदर्भ में देखा जाए तो उसकी जो एवरेज जो एनालिसिस हमारी होती है उसको हम लोग ना जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तुम्हारा 1 नंबर में आता भी है कि व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ द जीडीपी, या जीडीपी तुमसे पूछ भी सकता है 3 नंबर में कि हाउ डू यू मीन बाय दिस टर्म जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट, या ब्रीफ इट। 5 नंबर में होगा तो एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, 3 नंबर में होगा तो ब्रीफ करने के लिए बोलेगा। तो ये देश के किसी भीतर के विशेष वर्ग में वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम और वस्तु सेवाओं का मूल्य हमारा होता है। और जीडीपी की जो विशालता हमारी होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्थिति का आकलन करने का एक बहुत बढ़िया जरिया हमारा होता है। हालांकि ये कोरोना ने पूरी दुनिया की स्थिति को ही ध्वस्त कर दिया है। तुम्हें पता होगा जो शक्तिशाली कंट्री तुम्हारी अमेरिका है वो त्राही त्राही कर उठी है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट हमारा है वो तुम्हारा 42% के आसपास में, और बिहार में भी तुम्हारा ये चुनाव के टाइम में ये डिस्क्लोज हुआ था, ये भी तुम्हारा 44% के आसपास में दिखा रहा है। तुम सोचो कि अमेरिका की में बेरोज़गारों की स्थिति बिहार के बेरोज़गारों जैसी ही हमारी हो गई, तो बिहार कहाँ गरीब से गरीब राज्य है, पूरी दुनिया में सबसे गरीबी के लिए, अशिक्षा के लिए, बेरोज़गारी के लिए, बेकारी के लिए प्रसिद्ध है। और अमेरिका कहाँ एक ऐसे शक्तिशाली देश जो रोज़गार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अच्छी अध्ययन व्यवस्था के लिए, और रोज़गार का तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं तुम्हारी दिखाई देती है। और अमेरिका और बिहार का ही कंपेरिजन नहीं करो, देश का जीडीपी भी तुम्हारा निगेटिव माइनस में चला गया है, -3 पॉइंट समथिंग है, 37 पॉइंट समथिंग है ऐसा करके। तो ये जो जीडीपी, या पिछले दिनों कल का ही जो कार्यक्रम में इस जीडीपी पर चर्चा प्रधानमंत्री ने किया भी था, तो थोड़ा सा ये अभी स्थिति जो है थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार लाया जा सकता है। चीज़ों को थोड़ा सा इसको बचाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी रिलीज़ किया था कि रोज़गार सृजन हो, स्टार्टअप हो, तमाम प्रकार के ऐसी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से बहुत हद तक इसमें सुधार करने की बात सरकार के द्वारा की गई है। या इवन ये इसी का जो अभी है ना तुम्हारा जीडीपी को सुधारने के लिए ही ये लोग लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, है ना। कल भी तुम्हारा वोकल फॉर लोकल हुआ था। अब यहाँ है कि पैसा पॉकेट में नहीं है और अमेरिकन जीन्स पहनने का मन कर रहा है, या तुम्हारा जापानीज़ जो सामान, अरे भारत में जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं ना, कल तो प्रधानमंत्री ने इसी को कहा था कि उसमें अपने देश की मिट्टी की सुगंध होती है, अपने देश के श्रमिकों को खून पसीने उसमें शामिल होते हैं, है ना। तो हम ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दें। बिहार में है तो संभवतः कोशिश करें कि बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी प्रकार के उत्पाद बनते हों, चाहे वो फूड में हो या तुम्हारा पहनने में वेयरिंग का संदर्भ रहा हो, या इवन देश के अंदर कम से कम इतना ध्यान रखो कि कुछ एडवांस चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारी होती है तो उस पर हम ज़्यादा बल दें। तो कहीं ना कहीं हम अर्थव्यवस्था के जो खराब स्थितियों में अपने देश को भी बचा सकते हैं और खुद के भी जीवन यापन का, है ना। अभी लॉकडाउन में देखो बंद होने के कारण गली मोहल्ले के सारे दुकानदार से लेकर के हम सभी लोग उसमें प्रभावित हैं। अब दुकान नहीं चलेगा तो उसका भी इनकम प्रभावित होगा, तो एक अर्थव्यवस्था के असंतुलन की स्थिति तो पैदा हो ही जाएगी।
तो इसीलिए हमें अपने लोकल क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के लिए ना वोकल होना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी और कहीं ना कहीं उसे यूज़ करना होगा, तब जा कर के हम अपनी समाज को, सोसाइटी को कहीं हद तक बचा सकते हैं। ठीक है। तो देरा भारत में जीडीपी मापने की जो प्रक्रिया हमारी होती है काफ़ी कठिन काम मानी होती है, और ये CSSO होता है, स्टैटिकल जो हमारा एनालिसिस करता है, भारत की जो एक केंद्र सरकार की तुम्हारी डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, और ये सरकारी राज्य के अन्य सरकारी विभागों के साथ में ये कोऑर्डिनेट करके वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या का आकलन करता है, और टाइम टू टाइम जीडीपी की हमारी एनालिसिस की जाती है। और हालांकि देश की विकास के संदर्भ से देखा जाए तो 10% 8% की जीडीपी जो है ना बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। बिहार में 13% के आसपास में जीडीपी कॉमनली रहता है, वो भी आए हैं तब, नीतीश जी जब से आए हैं तब से हुआ है। ये पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा कि चुनाव में ही सब बातें ज़्यादा डिस्कस होती है, ऐसे या कोई जागरूक होगा जो पेपर ऊपर पढ़ता होगा तो इस पर विशेष ध्यान रखता होगा। तो तुम लोग भी पढ़ रहे हो तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है। ये 2005 में मात्र 16,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार का था, जो ये वर्तमान के नीतीश जी ने उसको बढ़ा करके 2,13,000 करोड़ रुपए तक ले जाने की बात कही है। और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये डबल डिजिट में तुम्हारा जीडीपी तुमको बिहार की दिखता है। बिहार में संभावनाएं असीम है, या देश स्तर पर देखा जाए तो अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन पिछले दिनों 4%, 5%, 7% की जो जीडीपी दिखती है, हालांकि उसको हम लोग इनफ नहीं मानेंगे। देश के अन्य हिस्सों, वर्ल्ड के अन्य हिस्सों के कंपेरिजन में देखा जाए तो देश के अंदर में बहुत सारा विकास अभी कार्य करना बाकी है, और हमें जीडीपी की स्थिति को सुधारना होगा, तो ही हम देश की नेशनल इनकम की स्थिति को भी सुधार सकते हैं, एवरेज नेशनल इनकम को, और हम अतिरिक्त रोजगार सृजन की स्थिति में भी रहेंगे। लोगों की व्यवस्था को सुधारने में इसका बहुत बड़ा रोल हमारा होता है। नेक्स्ट दे रहा है कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन सर्विस सेक्टर्स, इन सेक्टर्स, तीनों क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक बदलाव हमारे हैं वो क्या बदलाव आते हैं, इसको तुम देख सकते हो कि अधिकांश विकसित देशों में इतिहास के संदर्भ से देखा जाए तो प्राइमरी अवस्था में जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है वही ज़्यादा सक्रिय रोल प्ले करता है। भारत में भी देखो ना, 65% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। 60% तो कॉमनली देख सकते हो, और 65% लोग यहाँ पर कृषि क्षेत्रों में इन्वॉल्व हमारे हैं। तो आज के देखो, ये एक सच्चाई तो है, ये लोग भाइयों बहनों बंधुओं डिसाइड करते हैं, किसानों के लिए बिल भी ला रहे हैं रोजगार से, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं हमारे, है ना। मतलब मजबूरी है। गांव में तुम जाके देखो कि शहरों में तुम कुछ हद तक हाथ पैर मारते हो, नौकरी पेशा रोजगार व्यवसाय कुछ करते हो तो कम से कम दो जून की रोटी नसीब हो पाती है, लेकिन गांव में कुछ ऐसे स्थिति इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब स्थिति है कि वहाँ पर मजबूरन लोगों को ना घर में पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी है, पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है, घर में गरीबी है, मतलब पॉवर्टी है, तो उसको लाचारी में खेतों में काम करना पड़ता है, उनको लाचारी में पशुपालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दो पशुओं को घर में रखे हुए हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कमर्शियली उनको इनकम होता है, या जिसका सीमांत किसानों की मैंने बात की थी, छोटे जो मजदूर किसान हमारे होते हैं, उनके पास में ज़मीन का इतना बड़ा टुकड़ा नहीं होता है कि मतलब वो बहुत हद तक उत्पादन करके और कमर्शियली खेती कर सकते हैं। उनके पास में कृषि संसाधनों को उपलब्धता तक नहीं है। जो हालात है, छोटे मोटे टूल्स, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, कैंची खुरपी, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट हम आती है, वो ट्रैक्टर और ट्रॉली से खेतों की जुताई जब की जाती है हमारी, तो उनके पास में उसके पैसे नहीं रहते हैं। तो अब सोचो कि बहुत कम इनकम 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे ज़मीन वाले इनकम करते हैं, 4 घर में परिवार है, कभी कोई बीमार पड़ा, कोई अगर पशुपालन करते हैं, दूध की उपलब्धता उनके पास में तब तक ही रहती है जब तक कि पशु दूध दे रही है, इसके बाद उनके पास में कोई विकल्प हमारा नहीं रहता है, और बहुत बेसिक गुजर बसर करते हैं। उनके पहनने का ढंग, रहने का ढंग, इवन मकान वगैरह भी तुम देखो कि काफ़ी जर्जर हालातों में रहते हैं, मतलब वो बहुत स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है हमारी। तो ये इनकी मजबूरी होती है विकासशील देशों का, और हमारे देश की एक बहुत बड़ी विभत्स सच्चाई है, ये देश के बड़े नेताओं को पता नहीं होता है कि हम किसानों की स्थिति को कैसा सुधार सकते हैं। किसान की तो हालत इतनी ख़राब है कि सब सुसाइड कर रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ में आता होगा कि किसान ने टमाटर का उत्पादन किया, मार्केट में गया तो 4 रुपये 3 रुपये केजी बिक रहा है। उसने टोटल लागत के एनालिसिस किया तो देखा कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और उसने एक बहुत ही मेहनत किया था, लंबे लगातार 2-3 सालों से घटा। एक महाराष्ट्र के किसान की कहानी आई थी,
2-3 सासू के घर में बेटी की शादी थी, बेटे की हायर एजुकेशन की पढ़ाई में फी वगैरह भरना था, वो दोनों में नहीं कर पाया, कर्ज के बोझ तले दब गया। नतीजा ये हुआ कि उसने हाईवे पर पूरे टमाटर को ना फेंक दिया, है ना, और खुद एक ट्रक और ट्रॉली के नीचे आकर के अपने आप को समाप्त कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा भयावह सच्चाई है कि एक तरफ उत्पादन जो वस्तुएं होती हैं हमारे, उसकी लागत तक निकालना बड़ा मुश्किल है, दूसरी तरफ देश की किसी कोने में 80 रुपये केजी तक टमाटर मिल रहा है। तो इसमें तुम देख सकते हो कि जो अन्नदाता है यानी कि जो किसान है उसकी स्थिति भी नहीं सुधरी, और जो सर्विस सेक्टर्स में काम करके छोटे इनकम से गुजर बसर करते हैं, गुजारा करते हैं, उनको एक्चुअल बेनिफिट हमारा नहीं मिल पाता है। तो हमें देश की अर्थव्यवस्था के अंदर में संतुलन की स्थिति को पैदा करना होगा। तो कहीं ना कहीं इस पर देश के जो बड़े आंका लोग हैं, इट मीन्स दैट कि जो पॉलिटिकली जो स्टेबल लोग हैं, सरकार चला रहे हैं, इनको इसके लिए पॉलिसी लानी होगी। यही हालत दूध का भी है। गांव में जाके देखो कि जो सोसाइटीज़ डेवलप की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डेवलप की गई है, वहाँ हुआ कि फैट का मेजरमेंट करके ना दूध लिया जाएगा। अब गांव में हमने देखा है कि जिसके यहाँ अगर 2 पशु दूध दे रही है, उसके यहाँ घर में रह रहे हैं 2 आदमी, उतना तो कंजम्पशन है नहीं, तो वो क्या करता है, सोसाइटी पर दूध ले जाता है। तो सोसाइटी पर दूध का वैल्यू निकलता है सब, तो बोलेगा कि आपका 20 रुपये केजी का दूध है, और वही दूध जब पटना में आता है तो 40 से 50 रुपये केजी तक बिकता है। तो तुम सोचो कि किसान अगर धान का फसल का उत्पादन करना बंद कर दे, पशुपालन करना बंद कर दे, तो एक ऐसा वर्ग जो शहरों में रहता है, हम लोग का तो कोई कृषि में योगदान है नहीं, हम लोग का तो एग्रीकल्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ना है, ना ही हम पशुपालन करते हैं। लेकिन क्या अगर कृषि में योगदान नहीं है, पशुपालन में योगदान नहीं है, थोड़ा बहुत पॉकेट में तुम्हारे पास पैसा है, तो पॉकेट में पैसा खा के तो भूख नहीं मिटा सकते हैं आप, आपको तो लाचारी में मार्केट जाना पड़ेगा, आप दूध ही खाएंगे, आप अनाज ही खाएंगे। तो यहाँ होता क्या है ना कि किसानों के जो वस्तुओं के उचित मूल्य हमने देखा है लोकल स्तर पर, मैं तुमको बता रहा हूँ कि देश के अंदर छोड़ो, बिहार के अंदर मैं पार्टिकुलर मैंने कहीं देखा है कि गांव में एक अच्छी क्वालिटी की चावल जो है ना 2000 रुपये केजी के आसपास में बिकती है, 2000 से 2200 रुपये केजी के आसपास बिकती है, और वही चावल जब पटना में आता है तो वो 40 से 45 रुपये केजी के आसपास में बिकता है। तो तुम सोचो कि ये तो वही हाल हो गया ना कि किसान को उत्पादन किया, उसको कोई लागत नहीं मिला। हम लोग जैसे या जो नौकरी पेशा करने वाले लोग जो शहरों में रहते हैं, छोटे इनकम वाले लोग रहते हैं, तो उनके भी जॉब पॉकेट पर डाका डाला गया। तो इसमें फ़ायदा कौन कमा लिया? फ़ायदा कमा लिया बीच के जो बिचौलिया हमारे होते हैं। तो ये कृषि बिल में प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं ना कि कृषि बिल में जो बिचौलियों को स्थिति को समाप्त करना है, और किसानों को उचित मूल्य के लिए ना मार्केट को ओपन कर दिया गया है। तो मार्केट को ओपन कर दिया गया है, छोटे सीमांत किसान हमारे, उनके पास में ट्रैक्टर और ट्रॉली के पैसे देने की स्थिति नहीं होगी यार। राज्य स्तर पर देखा जाए तो तुम्हारा जिला स्तर पर बाजार समिति की स्थिति है। हालांकि इसमें पहली इनिशिएटिव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था कि बाजार समिति का फॉर्मेशन जो है तुम्हारा ब्लॉक लेवल तक किया था, कि अपने जो छोटे सीमांत किसान हमारे हैं वो भी अपने उत्पादन को ना बाजार समिति में लाकर बेच सकते हैं। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एमएसपी पर ही विवाद पिछले दिन हुआ था। अभी वर्तमान में तुम देखो ये लोग लाख दावा करता है, मैंने गांव में देखा है। अभी बिहार में हम लोग रोहतास ज़िला से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री आए थे तो भोजपुरी में बोले थे कि धान के कटोरा बा, है ना, उसको कि यहाँ के जनता के धन्यवाद बा, स्वागत बा। तो अब धान के कटोरा बा पर तो वोट लेके चले गए, और धान के कटोरा के लिए आप कर क्या रहे हैं? वो रोहतास ज़िला जो है अकेले धान का इतना प्रोडक्शन करता है, वो पंजाब का टक्कर देता है, जबकि पंजाब को पूरी दुनिया देश का अन्नगार कहा जाता है। तो आप राइस से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट बैठा करके ना उसको किसानों को लाभ दो, उसकी स्थिति को सुधारने का प्रयास कीजिए। तो गांव में अब धान का उत्पादन हो गया है, अब किसान गांव में खेतों में वो अपना उसको रात में रखवाली करने के लिए रहना पड़ता है 20 दिन 25 दिन। उसमें पैक्स का भी फॉर्मेशन हो चुका है, PACS का, जिसमें सरकार जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देती है कि A1 क्वालिटी के धान 1500 में मिलेगा, उस पर तुम्हारा ये बोनस भी 200 मिलेगा 1 क्विंटल पर। लेकिन वहाँ जाओगे तो रेट लिखा रहेगा 1500 का, वो कहेगा कि हम लेंगे 1100 का, 1200 का लेंगे। बोनस तुमको 200 सरकार दे रही तो कहेगा कि हम आपको 100 रुपये देंगे, कागज़ पे लिखेगा कुछ और। तो जब तक इसके करप्शन को ना हटाया जाएगा तो एक खास करके गरीब किसान जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है,
उसके भी सपने होते हैं, उसके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, वो भी अपनी बेटी की अच्छी शादी करना चाहता है, वो भी अच्छे मकानों में रहना चाहता है, उनके यहाँ भी बीमारियाँ आती होगी, वो भी अपने घर के लोगों को मेडिकल केयर देना चाहता होगा। तो ये स्थिति जो है ना बहुत हालात ख़तरनाक है। और देश की जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स में सरकार कुछ हद तक इन्वॉल्व नहीं होती है, उसको कहीं ना कहीं कृषि को अगर इंडस्ट्रियलाइज फॉर्म में नहीं देखती है, उसके लिए प्रमोशन के लिए कोई कार्य नहीं करती है, तो तुम देख सकते हो कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आपको ना सोना की कीमत से ना अनाज खरीदना पड़ सकता है। तो ये हालातों पर सरकार को थोड़ा सा नज़र देखनी चाहिए। किसान और खेती का कार्य इतना ज़्यादा दुरूह लग रहा है कि किसान खुद कहता है कि मेरा बेटा डीएम बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, लेकिन कभी नहीं कहता है कोई कि मेरा बेटा जो है ना किसान बनेगा। और जबकि देश की हालात इतने गंदे हैं कि अन्न की कमी, जिसको स्कार्सिटी ऑफ फूड कहते हैं, फूड तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके, फूड शॉर्टेज का, ये देश में अर्थव्यवस्था क्या होगा, ट्रेड को इतना ज़्यादा अनबैलेंस इन लोगों ने कर दिया कि महंगे दामों पर तुमको ऑस्ट्रेलिया वगैरह से गेहूं वगैरह मंगाना पड़ता है। दाल की शॉर्टेज हो जाती है। अब अंदाज़ा लगाओ कि दाल शॉर्ट हो गया, सब्जी शॉर्ट हो गया, तो तुम केवल चावल खा के तो ज़िंदा नहीं रह सकते हो। तुम्हारे खाने में ये तो चीज़ मिनिमम तुम्हारा शामिल होना चाहिए। तो अगर देश में किसानों को अगर नहीं हम प्रमोट करेंगे तो इसी प्रकार के फूड शॉर्टेज होते रहेगा। तब भूख लगेगा तो 500 रुपये के जो नोट चबा के खा लेना, प्यास लगेगी तो 1000 रुपये के चबा के खा लेना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें सरकार की स्थितियों को सुधारने का विशेष प्रयास हमारा किया जाना चाहिए। उसी के बारे में जिक्र कर रहा है कि कृषि प्रणाली खास करके चेंज हो गई है और इसमें कुछ हद तक समृद्धि की बातें हो रही है, जिससे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत उत्पादन होने लगे हैं। खास करके तुम्हारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ये एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, तो रिकॉर्ड उत्पादन हमारा हुआ था। या अभी जो कृषि दर्शन कार्यक्रम चलता है, या किसान भारत किसान एक चैनल आता है तुम्हारा डीडी किसान, उसका टैगलाइन भी है डीडी किसान भारत किसान। उसमें बहुत सारी बातें उसमें बताई और समझाई जाती है। दिन भर एक्सपर्ट बैठे रहते हैं। या किसान कॉल सेंटर जो 24 घंटे काम करता है पूरे भारत में, 7 दिन 24 घंटे काम करता है। रात में भी अगर आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी महसूस होती है कि मैंने कुछ फसलों का ये किया है, ख़राब हो गया है मौसम का बेस पर, या उसमें तुम्हारा अभी जो टीडी आया था इसके कारण फसलों का नुकसान हो, तो आप सलाह ले सकते हो। या यहाँ दिल्ली की सरकार का एक ऐड दिखा रहा है कि पराली जला करके ना पर्यावरण को प्रदूषित न करें, बल्कि वहाँ की जो पूसा है ICAR, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ये एग्रीकल्चरल रिसर्च हम लोग कहते हैं, पूसा दिल्ली सरकार का अपना उसे टाई अप करके सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व हो रही है और पराली को ना खाद में कन्वर्ट करने के लिए कार्य कर रही है, ताकि पॉल्यूशन को भी रोका जा सके और कहीं न कहीं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का एक सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास में उपलब्ध होना चाहिए। और इस तरीके से कृषि की उर्वरता को बढ़ा करके उस क्षेत्र को काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। अब इनके दे रहा है कि आर्थिक सक्रियता इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमारा होता है। और इसमें कार्य करने वाले जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेड करने व्यापार जो करने वाले लोग होते हैं, इनका भी एक रोल होता है। और इस ट्रांजैक्शन में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं इनका भी होता है, जैसे खास करके ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए लोग। ये अतिरिक्त कार्य मतलब उत्पादन होने लगा, हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तब ना हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं पटना में। मान लो कि पटना के तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, या तुम्हारे पिताजी मम्मी सब लोग रोजगार व्यवसाय जो भी कुछ कर रहे हैं भारत के अंदर पटना में रह करके, तो उनके लिए अतिरिक्त अनाज का उत्पादन, दूध का उत्पादन कहीं कोई दूसरा कर रहा है ना, आप कर रहे हैं, या कोई आर्मी का जॉब कर रहा है, या कोई कुछ और कार्य कर रहा है। तो ये दे रहा है कि सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है हमारा, न केवल लोगों के देश की मतलब क्या कहते हैं, भूख के ज़रूरतों को ही पूरा करता है, बल्कि तुम्हें अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराता है कि आप खेती किसानी के कार्यों से जो प्रोडक्ट निकल करके सामने आता है उसके लेकर के निश्चिंत रहो। आपकी भरपूर सप्लाई अन्न की है ना, दूध की और वेजिटेबल्स वगैरह की सप्लाई की जाएगी। आपके पास में इतने पैसे होंगे कि मार्केट से तुम उसको कॉस्ट हायर कर सकते हो, है ना। तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में लोगों को इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देता है। तो ये दे रहा है कि प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं और ये अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते हैं। और दे रहा है कि 100 वर्षों के आसपास की कहानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ देख सकते हो, ओवर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर्स, 100 सालों का आकलन कर रहा है। स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस एंड द फैक्ट्री केम अप द स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म
farm now begin to work factories in a large numbers, and people began to use many more goods and that we produce in factories at cheap rates, and secondary sectors gradually become the most important to the total production and employment. Hence, so over time a shift has taken place, and this means that the importance of the sector has changed. दे रहा है कि जैसे खेती किसानी में देखोगे सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण जो छोटे मोटे फार्म जो रन करते थे, उस फार्म के जगह पर ना लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। अभी देखो ना वर्तमान में जी लॉकडाउन की स्थिति जो हुई है, लॉकडाउन में जैसे ही हुआ कि बंद, तो सारी कंपनी बंद हो गई, तो उसने मजदूरों को उस अहमियत को नहीं समझा। वो लोग बोले कि अब हम नहीं दे सकते हैं, आप जाओ जहाँ जाना है। लोग 1400 किलो 1500 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर की तरफ आए, और मुश्किल से 20-25 दिन भी नहीं हुआ था, 2 महीना भी नहीं हुआ था कि कंपनी को अब इससे नुकसान होने लगा था। यानी कि छोटे फार्म की जगह पर बड़ी कंपनियां थी, और जो अच्छी और बड़ी कंपनियां थी जिसने अपने मज़दूरों को, जिसने अपने यहाँ जो श्रमिक मज़दूर हैं जिनको पेमेंट देते रहा, जिसमें नाम पतंजलि का तुम ले सकते हो, बाबा रामदेव का जो कंपनी है पतंजलि, वो अपने लॉकडाउन में कर्मचारियों को कोई भी वेतन वगैरह की कटौती नहीं किया था, ना ही किसी की छटनी उन्होंने की थी। वो कंपनी लगातार चलता गया। वो एक ऐसी कंपनी है, फूड मार्ट में तुम्हारी अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन में उनका बहुत बड़ा रोल है। और ये कोरोना एक ऐसी बीमारी आई थी कि वो कभी रुक ही नहीं सकता था, तो उन्होंने एक ऐसा रोजगार व्यवसाय खड़ा किया है जहाँ पर श्रमिकों के हित की बात उन्होंने सोची थी, है ना। तो ये दे रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर्स में बहुत बड़े स्तर पर, और लास्ट में तुम्हारा जब ये कंपनी को नुकसान होने लगा तो फ्लाइट का टिकट करा करके मजदूरों को मंगाया गया कि आप जल्दी से जल्दी चले आओ, तुम्हारी सुविधा का ख्याल, स्वास्थ्य का, सब चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, एकोमोडेट कर देंगे, तुमको सुविधा देंगे, ऐसा। तो ये सेकेंडरी सेक्टर्स हो गया। अब स्वाभाविक है कि अगर फार्म की जगह पर अगर वस्तुओं का उत्पादन फैक्ट्री में होगा तो तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हें टेलीकॉम सेक्टर्स का भी रिक्वायरमेंट, बातचीत करने के लिए आईटीज़ वगैरह का भी मदद तुम्हें हो सकता है, छोटे छोटे सेल्समैन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो तुम देखो कि प्राइमरी सेक्टर्स कैसे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को भी हमारा बूम करता है। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अनाज का उत्पादन बड़े स्तर पर हुआ, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई, कपास का उत्पादन बड़े स्तर पर हुआ, धागे रेशम वगैरह बनाए गए बड़े स्तर पर, फिर उसको कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए कंपनियां लगाई गई, और प्रोडक्ट जब हमारा बन करके तैयार हो गया तो दुकान की रिक्वायरमेंट पड़ी, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि अगर हम एक सेक्टर को इम्प्रूव करें, है ना, तो दूसरे सेक्टर्स में भी तुमको देखने को इसका मिलता है कंट्रीब्यूशन, इसका विस्तार हमारा देखने को मिलता है। यहाँ तुम देखोगे हाँ, नेक्स्ट, हाँ, एक हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया, भारत में ये तीनों क्षेत्रकों का तुम्हारा मूल्यांकन किया हुआ है कि कैसे ये इम्प्रूव किया है। तुम्हारे बुक में डाटा दिए हुए, इस डाटा का सबसे पहले एनालिसिस कर लो तो तुम्हें पता चलेगा। आप देखिए, ये आपके बुक में डाटा दिए हुए हैं 1971-72 का और 2011-12 का। तो 1971-72 का जो डाटा तुम्हारा है, वो डाटा देखो कि उसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किस स्तर पर होता था हमारा, और 2012 में यानी कि 40 सालों के बाद में आपके यहाँ उत्पादन का स्तर कितना बढ़ा है। ये देखो, ब्लू वाला प्राइमरी सेक्टर्स है, रेड वाला सेकेंडरी सेक्टर्स है, और ये थर्ड वन जो ग्रीन है वो तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर्स है। तो याद कीजिए 71 और 72 में देश की आज़ादी जब मिली थी 1947 के बाद में, तब नहीं संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हमारा किया गया था। तो जब देश की व्यवस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और बहुत ही मतलब सब्सटेंस बेस पर एग्रीकल्चर का वर्क हमारा हुआ करता था, तो स्वाभाविक है कि प्राइमरी सेक्टर्स ही तो तुम्हारा रॉ मटेरियल्स बनेगा किसी भी चीज़ों के लिए। या इवन अगर खनिज संसाधनों की अगर हम बात करें तो उसका जब राष्ट्रीयकरण हमारा हुआ तब ना बड़े स्तर पर कोल का, आयरन का, तमाम प्रकार के जो संसाधन हमारे देश के अंदर में उपलब्ध, उसकी माइनिंग प्रारंभ हो गई। तो जब बड़े स्तर पर उसका उत्पादन हुआ तो स्वाभाविक है कि सेक्टर्स में भी हमारा ग्रोथ दिखेगा तुम्हारा। और देखो कि 71-72 में जो हमारा प्रोडक्शंस का जो था, सर्विस, ये वस्तु और सेवाओं का जो प्रोडक्शंस का जो रेट था, उस लिहाज से देखा जाए तो कितना ज़्यादा, इसकी परसेंटेज एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पाओगे कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तुमको देखने को मिलता है ना। ये कहाँ तुम्हारा 500,000 के पास में है, और ये तुम्हारा आगे बढ़ के 5 लाख से भी ऊपर की तरफ तुम्हारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
इतने करोड़ रुपए का, यानी कि 500,000 करोड़ रुपए से लेकर के हाँ 5,000 करोड़ रुपए से लेकर के 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके तुम्हारा ये मिलियन करोड़ों में तुम्हारा चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत सरकार की, जो देश के अंदर में तुमको देखने को मिलता है। ये अलग अलग इसका सेक्टर्स है, उसकी परसेंटेज एनालिसिस करोगे तो तृतीय क्षेत्र का डेवलपमेंट रेस्पेक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर्स थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो इसमें दे रहा है कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दी टर्शियरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन, दे रहा है कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ने का क्या कारण हमारा रहा। तो ये दे रहा है कि ओवर द 40 years between 1971 to 2011, while productions in the three sectors has increased, it has increased the most of the टर्शियरी सेक्टर्स। बोला कि तीनों सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट 40 सालों के अंदर में देखने को तुमको मिला, तो इसमें तुमने देखा कि सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव हमारा देखने को मिला टर्शियरी सेक्टर्स में। आप देखिए ना यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें आया है। तो इसके कारणों पर जिक्र कर रहा है कि प्राथमिक क्षेत्रों के स्थापित करने के लिए तृतीय क्षेत्रों का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र में ये देखने को तुमको मिला, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो इसके कारणों पर चर्चा कर रहा है कि फर्स्ट, इफ एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस स्टाफ एंड ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, तमाम प्रकार की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है आर रिक्वायर्ड, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक सर्विस इन द डेवलपिंग कंट्री। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विस। दे रहा है कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, सेवाएं, डाक अमतार की सेवा, ये तमाम जिसकी मैंने जिक्र किया था, ये किसी भी देश की बुनियादी ज़रूरतों के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स माना जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि टर्शियरी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट हमारा होना था। अब देखो ना, हाथों हाथ स्मार्टफोन तुम्हारा लग्जरी, ये एप्पल तक लोग लेके घूम रहे हैं, एंड्रॉयड वगैरह से तो कहीं आगे हम लोग निकल चुके हैं। हॉस्पिटल्स में आज देखो कि पटना में भी तुम्हारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तुम्हारा बड़े बड़े नाम तुमको दिखाई दे सकते हैं। ये पारस चिमराई वगैरह का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। या सरकार अपने ही संसाधनों को बहुत बड़े स्तर पर विकसित कर रही, चाहे वो PMCH हो, NMCH हो, या तुम्हारा IGMS हो, है ना। डाक तार की व्यवस्था, तो डाक को तो कोर बैंकिंग से जोड़ दिया, तुम्हारा नेट बैंकिंग वगैरह का भी यूज़ तुम्हारा वहाँ कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन वगैरह की रिक्वायरमेंट तो हैं ही हैं, है ना, चाहे वो एयरवेज हो, ऑटोवेज हो, रेलवे हो, रोडवेज हो। सेकंड कह रहा है दूसरा कि कृषि उद्योगों के विकास में परिवहन, उसका ट्रेड करना, व्यापार करना, भंडारण की व्यवस्था करना। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का विकास जितना अधिक होगा, सेवाओं की मांग उतनी ही ज़्यादा हमारी बढ़ेगी, जिसकी बात मैंने पिछले जस्ट 2 मिनट पहले भी किया था। थर्ड वन कह रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोग सेवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, खास करके रेस्टोरेंट वगैरह में जाना। कभी नहीं इच्छा किया घर में खाना वाना पकाने का मन, तो रेस्टोरेंट विजिट करना चाहेगा लोग। इसके बाद में तुम्हारा टूरिज्म एक बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र तुम्हारा है। इवन शॉपिंग मॉल वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, और ऐसे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं हमारी होती हैं, जहाँ पर नगरों में खास करके क्षेत्रों में बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट तुमको देखने को मिल रहा है। तो ये अगेन तुम्हारा सर्विस सेक्टर्स को ना इम्प्रूव करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा है। चौथा कह रहा है कि पिछले 10 सालों में देखा जाए तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास जो बड़े स्तर पर तुमको देखने को मिला है, और हर एक कार्यों में, पहले एक बार विरोध हुआ था 91 में जब कंप्यूटर आया था कि ये बेरोजगारी को बढ़ावा देगा, लेकिन आज तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथों में स्मार्टफोन नहीं है। तो आज IT एक बहुत सुलभ चीज़ हो गई है, और आज तमाम ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी हुई, ये रोज़गार सृजन का कार्य कर रहे हैं। तो अगेन कंप्यूटर और तमाम प्रकार के जो रोल हैं, ये सब से सर्विस सेक्टर्स को ही हमारे इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद में दे रहा है कि सेवा क्षेत्रों की सभी सेवाओं को समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है, और भारत में सेवा क्षेत्र के तरह कई लोग को नियोजित करते हैं। उसमें नाम दे रहा है कि संख्या सीमित है, जिसमें अत्यंत कुशल और श्रमिकों की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो ये सब थोड़ा सा खामी है टर्शियरी सेक्टर्स का। अब मान लो कि ऐसा नहीं है, अपनी रोटी को चलाने के लिए, पेट को चलाने के लिए छोटे दुकान तो खुलने ही चाहिए, चोरी करने से तो ज़्यादा बेहतर है।
है ना। अगर तुम ऑटो, टैक्सी, रिक्शा जो भी चलाते करते हो वो भी करना चाहिए, अच्छी बात है। इसके बाद में बहुत, लेकिन ये जो छोटे जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो रोल करने वाले लोग हैं, ये किसी तरीके से कहीं ना कहीं इनका गुजर बसर होता है। ये अगर देखा जाए तो अगर एक मैंने तो देखा है प्राय कि बहुत छोटी इनकम में पटना के तरफ में या अन्य शहरों की तरफ में लोग निकल जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा उनके परिवार को ही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। अगर मान लो कि अगर प्राइमरी सेक्टर्स में भी काम करके तुम उतना उत्पादन कर सकते हो तो वो सेक्टर्स भी तुम्हारे लिए मुफीद है, लेकिन सर्विस सेक्टर्स में जो इतना बड़ा इन्हांसमेंट तुमको दिखाई दे रहा है रोज़गार सृजन का जो क्षेत्र है, ये हैंड टू माउथ है, किसी भी तरीके से दो दिन की रोटी उनको नसीब हो पाती है, तो ये एक बहुत बड़ा है। और बड़े क्षेत्रों में खास करके जैसे मान लो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की ही बात करें, अगर हम रिक्शा से बात करें, टैक्सी से बातें करें, तो ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हारा तो बस भी चल रही है, ट्रेवलर भी चल रही है, लग्जरियस बसें भी चल रही है। अगर तुम शिपिंग में जाओगे तो बड़े बड़े जहाज़ भी तुमको चलते हैं, छोटे नाव भी चलती है। अगर तुम ये एरोप्लेन तो खैर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। रेलवे वगैरह तो सरकार का ही इन्वॉल्वमेंट, उसमें तो प्राइवेट कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं रोजी रोजगार के व्यवसाय के संदर्भों में देखा जाए तो बहुत छोटा माना जाएगा और इसको सर्विस सेक्टर्स में काउंट करना सरकार की मजबूरी है, लेकिन लोगों के जीवन यापन का स्तर में बहुत बड़ा सुधार तुमको देखने को हमारा नहीं मिलता, चूँकि इसमें ऑलरेडी दे रहा है कि सेवा में इसलिए भी लोग लगे हुए हैं कि उनके पास में कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे गांव में मैंने तुमको बताया था कि अगर 5 गो घर में लोग हैं, अब पढ़ा लिखा पाँचों है, घर में 2 बीघे ही ज़मीन मान लो कि है, 2 एकड़ ही मात्र ज़मीन है, तो 2 एकड़ ज़मीन के उत्पादन करने के लिए तो 2 ही लोग 3 लोग काफ़ी हैं। लेकिन अगर मान लो कि 2-3 लोग काफ़ी हैं तो 2 लोग और क्या करेंगे, तो घर में खा करके सोए तो नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। तो उसको हम लोग ना कहीं छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या शॉर्ट टर्म का अनएम्प्लॉयमेंट तुमको देखने को मिलता है। यानी कि बेरोजगारी का संदर्भ तुम लोग को पता होना चाहिए, मैं बार बार क्लास में बताता भी हूँ। अनएम्प्लॉयड उसको कहा जाता है ना जो कार्य करने के लिए इच्छुक हो और उसको काम नहीं मिल रहा हो, मतलब कि यू आर इंटरेस्टेड टू डूइंग जॉब, है ना, बट यू हैव नो एनी जॉब। आप काम करने के लिए उत्सुक हैं, है ना, और काम आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको बेरोजगार कहा जाएगा। अब मान लो कि कोई भी स्वस्थ आदमी अगर पढ़ा लिखा है, सक्षम है, स्वस्थ है, तो 6 घंटे तो काम कर ही सकता है। जैसा कि श्रम नियोजन तुम्हारा है जो ये लेबर एक्ट है, ये क्या कहता है कि जो एजुकेटेड और जो ये एजुकेटेड और स्किलफुल लोग होते हैं वो 6 घंटे का जॉब कर सकते हैं। जो अनस्किल लेबर होता है 8 घंटे का जॉब कर सकता है, 8 घंटे तक काम कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब है आप इंटरेस्टेड हो तो ना, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, उसकी शर्त है। बेरोजगार उसको कहा जाता है जो काम करने की इच्छा रखता है, उसको काम नहीं मिलता है, तब हम बेरोजगार कहेंगे। तो ये लाचारी इनके पास में भी होती है कि पढ़ी लिखी स्वस्थ और जो एजुकेशन प्राप्त कर हमारी जो पॉपुलेशन होती है उनके पास में रोज़गार के कोई अवसर नहीं होते हैं, तो लाचारी में उस काम में लग जाते हैं। तो उसको हम लोग कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकते। ये देश के संसाधनों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है और ये देश के जीडीपी में बहुत बड़ा घातक है। इस कारणों से सेवा क्षेत्र केवल कुछ भागों में इसका महत्व बढ़ा है। अतः आप इसका जो कंप्लीट जो हम लोग एनालिसिस इसमें यहाँ तुम देखोगे, शायद इसमें नहीं है, इसके जस्ट आगे तुम देखोगे कि दिए हुए है कि फेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड, कहाँ पर जो है ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है और कौन कौन सी जो रोज़गार बेरोज़गार की मैंने बातें की है। यहाँ देखो जीडीपी में शेयर कितना रहा है 1971-72 में, प्राइमरी सेक्टर्स का ज़्यादा था। आप देखिए 71-72 में, चूँकि कोई दूसरी गतिविधियाँ हमारी होती नहीं थी तो कृषि रोज़गार व्यवसाय जो टैक्स का जो माध्यम था वहीं पर ये था। सेकेंडरी सेक्टर्स को थोड़ा उसे इम्प्रूव किया और टर्सरी सेक्टर्स जो था सेकेंडरी से बेहतर था। सेकेंडरी से, चूँकि इसमें प्राइमरी में भी जो इन्वॉल्व लोग थे और सेकेंडरी में भी जो इन्वॉल्व लोग थे, तो ये टर्सरी वहाँ भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो था ठीक स्थिति में था, लेकिन प्राइमरी से कम था। वही देखो 2011-12 में सब आदमी नौकरी ही करना चाहता है, भले स्किल रहे ना रहे, नॉलेज रहे ना रहे। तो प्राइमरी सेक्टर्स में देखो यहाँ पर कि जीडीपी में रोल कम है, वहीं तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर्स की स्थिति थोड़ा बेहतर है और टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिखाई देता है। तो टर्शियरी सेक्टर्स की भी सच्चाई मैंने तुमको बता दिया कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी कैलकुलेशन हमारी सरकार करती है आर्थिक नियोजन का, वो सही नहीं है। और प्राइमरी सेक्टर्स तो सर भी छुपा हुआ नहीं है किसी से, तुम्हें पता होना चाहिए। एक यहाँ पर डाटा और भी दिए हुए हैं, हाँ देख सकते हो
कि यहाँ पर रोज़गार सृजन कौन पैदा कर रहा है, वो तो जीडीपी का था। रोज़गार सृजन में देखिए आप प्राइमरी सेक्टर्स का स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। 1971-72 में भी ये मतलब वहाँ लाचारी था सेकेंडरी सेक्टर्स उससे भी कम था, और टर्शियरी सेक्टर्स वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देता था। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये ग्रीन वाला तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर्स है और प्राइमरी सेक्टर्स नीचे में है। तो प्राइमरी सेक्टर्स में अगेन जो एम्प्लॉयड लोग हैं, वो सच्चाई तुम्हारी ये है, उनके पास में कोई रोज़गार का अवसर नहीं है और वो मजबूरन कहीं ना कहीं खेती किसानी के कामों में या पशुपालन के कामों में लगे रहते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस जो है ना केस स्टडी के बेस पर तुम्हारे ही इकोनॉमिक्स के बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। स्वप्ना की कहानी है, किसी दर्जी की कहानी है, और तुम्हें फोकस करना होगा केस स्टडी पर बाबू। केस स्टडी पर फोकस इसलिए मैं कह रहा हूँ करने के लिए कि चूँकि केस स्टडी का दायरा बढ़ने वाला है और आपको अच्छे से नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो चलो, आई थिंक ये वीडियो तुम्हारा 50 मिनट का हो गया। थोड़ा डिटेल्स हैं ही, तुम लोग का पता नहीं क्यों क्लास वर्क में जब कुछ बात बताई समझाई जाती तो तुम लोग कुछ करते नहीं हो, लेकिन इसको पढ़ा जाए समझा जाए तो काफ़ी डिटेल्स है ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसको व्यवस्थित वीडियो बना दूंगा एंड देन तुम लोगों को भेजूंगा। तो इसको आप वॉच करिए और यदि कहीं प्रॉब्लम आती है देन आप बात करिए। ओके।